स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस के बारे में स्टडी की थी। आज हम थर्मोकेमिस्ट्री के लॉज के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे लेवोजियर, लाप्लास नियम या हेस का नियम। तो फर्स्ट अपन लेते हैं लेवोजियर तथा लाप्लास का नियम। इसके नियम के अनुसार किसी पदार्थ को उसके मूल तत्वों में विघटित करने में ऊष्मा की जितनी मात्रा व्यय होती है या जितनी ऊष्मा उस तत्वों से उस पदार्थ के बनने में प्राप्त होती है, उसे लाप्लास का नियम या लेवोजियर का नियम कहते हैं। या फिर कह सकते हैं अपन कि किसी पदार्थ की संभवन ऊष्मा का मान उसकी विघटन ऊष्मा के मान के बराबर होता है। यानी कि अपन जैसे HCl का फॉर्मेशन करते हैं, तो HCl का जो फॉर्मेशन है वह हाइड्रोजन व क्लोरीन एटम से होता है। तो हाइड्रोजन व क्लोरीन आपस में क्रिया करके जब HCl का फॉर्मेशन करते हैं तो जितनी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि HCl के बनने में जितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उतनी ही ऊष्मा HCl वापस जब अपने अणुओं के अंदर विघटित होता है या तत्वों में विघटित होता है तो उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जैसे HCl के फॉर्मेशन में जो डेल्टा H होता है वह -92.31 किलो जूल, और HCl के जब वापस हाइड्रोजन और क्लोरीन के अंदर विघटित होता है तो उसमें जितनी ऊष्मा आवश्यकता होती है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को तोड़कर वापस हाइड्रोजन और क्लोरीन में कन्वर्ट करने के लिए 92.31 किलो जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब ये है कि पदार्थ की संवहन ऊष्मा का मान उसकी विघटन ऊष्मा के मान के बराबर होता है। लेकिन इसमें जो ऊष्मा का मान जो होता है वह उनका जो साइन होता है वह अपोजिट साइन होता है। यानी कि इन अकॉर्डेंस टू दिस लॉ एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक कंपाउंड विथ अपोजिट साइन। यानी कि जो एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन होती है वह एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होती है, लेकिन उसका जो साइन होता है वह विपरीत होता है या एक दूसरे के अपोजिट साइन होता है। इसी प्रकार जैसे अपन H2O का फॉर्मेशन करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलकर के H2O का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें जितनी ऊष्मा का जो उत्सर्जन होता है उतनी ही ऊष्मा जब H2O वापस तत्वों के अंदर टूटता है तो उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हेस का नियम या हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट्स सिमुलेशन, यानी कि ऊष्मा संकलन का नियम। हेस ने अपना नियम 1840 के अंदर दिया था और इन्होंने बताया कि यदि किसी रासायनिक परिवर्तन को एक या अनेक पदों में 2 या 2 से अधिक प्रक्रमों से किया जाए तो संपूर्ण परिवर्तन में उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा का जो परिमाण होता है वह समान होगा। यानी चाहे परिवर्तन किसी भी प्रक्रम से किया जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर अपन कोई रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, अब रिएक्टेंट को या तो डायरेक्ट अपन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर उसे किन्हीं इंटरमीडिएट्स के माध्यम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो जो कुल ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है वह हमेशा समान होता है। तो द टोटल अमाउंट ऑफ हीट evolved or absorbed in a reaction is the same whether the reaction takes place in one step or in a number of step। यानी कि चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो या अनेक स्टेप में हो, जो ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन जो होता है उसका जो मान होता है वह हमेशा समान होगा। In other words, the total amount of heat change in a reaction depends only upon the nature of the initial reactant and the nature of the final product and is independent of the path or the number by which this change is brought about। यानी कहने का मतलब ये है कि हेस का नियम ये कहता है कि जो रिएक्शन में जो चेंज होते हैं या ऊष्मा परिवर्तन होता है उसकी जो अमाउंट होती है वह केवल रिएक्टेंट के इनिशियल नेचर पर और फाइनल प्रोडक्ट के नेचर पर डिपेंड करती है।
न कि वह किस पाथ से होकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यानी कि इसमें ऊष्मा का जो परिवर्तन होगा वह समान रहता है। जैसे नीचे दे रखा है कि R रिएक्टेंट है, P प्रोडक्ट है। फर्स्ट अपन डेल्टा H यानी डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी एक स्टेप में अभिक्रिया हो रही है। नेक्स्ट है कि 3 स्टेप्स हैं, यानी R पहले A के अंदर, फिर A B के अंदर और B प्रोडक्ट में। तो 3 स्टेप में जो 3 स्टेप में जो ऊष्मा परिवर्तन होगा वह एक स्टेप में जो ऊष्मा परिवर्तन होता है उसके मान के बराबर होता है। तो यानी कि प्रथम प्रक्रम में R को सीधे ही P में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस प्रक्रम में जो ऊष्मा अभिक्रिया होगी वह डेल्टा H, जबकि द्वितीय प्रक्रम में R को P में परिवर्तित करने के लिए कई पदों में अभिक्रिया होती है। तो जब R A में जाता है तो डेल्टा H1 ऊष्मा परिवर्तन, A से B में जाता है तो डेल्टा H2 ऊष्मा परिवर्तन और B से P में जाता है तो डेल्टा H3 ऊष्मा परिवर्तन। तो हेस के नियम के अनुसार डेल्टा H बराबर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, यानी कि एक पद में जो ऊष्मा परिवर्तन है वह तीनों पदों में हुए ऊष्मा परिवर्तन के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि कोई भी अपन जैसे इसका जब हेस के नियम का सत्यापन करते हैं तो जैसे अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड तथा जल द्वारा अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को बनाने पर, यानी जब इसका अपन उदाहरण लेते हैं कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनाना है अपने को अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड और जल से, तो ये 2 पदों में हो सकती है इस अभिक्रिया। फर्स्ट पद में अपन या तो अमोनिया जो गैसीय स्टेट में है उसको एक्वस के साथ रिएक्ट करवा करके अमोनियम एक्वस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड HCl को एक्वस में कन्वर्ट करेंगे, फिर NH3 या जलीय अमोनिया और जलीय HCl आपस में अभिक्रिया करके जलीय NH4Cl का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें जो ऊष्मा परिवर्तन होगा वह डेल्टा H -159.51 किलो जूल होता है। अब सेकंड स्टेप है कि अपन अमोनिया गैस को पहले जलीय अमोनिया में कन्वर्ट न करके अमोनिया और HCl गैस आपस में क्रिया करके सॉलिड NH4Cl का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है यह सॉलिड NH4Cl एक्वस के साथ या जल के साथ अभिक्रिया करके जलीय NH4Cl में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके अंदर जो ऊष्मा में जो परिवर्तन हो रहा है वह भी 159 किलो जूल के बराबर होता है। तो यानी कि जलीय अमोनियम क्लोराइड के फॉर्मेशन की दोनों ही प्रोसेस यानी फर्स्ट या सेकंड दोनों ही प्रोसेस में जो ऊष्मा में परिवर्तन है वह समान है, यानी कि फर्स्ट पाथ से जो ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है वह सेकंड पाथ से जो ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है उसके बराबर होता है या लगभग समान होता है। तो इससे हम देखते हैं कि दोनों ही पथों में उत्पन्न ऊष्मा की जो कुल मात्राएं होती है वह लगभग समान है और ये हेस के नियम को सिद्ध करती है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ हेस लॉ, यानी कि हेस के अनुप्रयोग या हेस का अपन किन किन के में उपयोग करते हैं। तो इनके अनुप्रयोगों में यानी कि फर्स्ट अनुप्रयोग है इसका कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि संभवन ऊष्मा की गणना करना। तो संभवन ऊष्मा की गणना करने में इसमें अपन एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कि सॉलिड कार्बन ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। तो इसके लिए जो डेल्टा H का मान होता है प्रायोगिक मान सही ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्बन और कार्बन का जब ऑक्सीकरण करवाते हैं तो इसका कुछ मात्रा जो होती है कार्बन की वह कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके लिए हेस ने बताया कि कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके CO2 का भी फॉर्मेशन करता है। तो for this reaction the value of delta H is not found exactly because during the oxidation of carbon certain amount of CO2 is produced definitely, यानी कि जब कार्बन का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो वह संपूर्ण कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट न होकर कुछ मात्रा में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। तो
Thus we can calculate the value of delta H can be calculated by help of Hess law. तो यहाँ पर जो डेल्टा एच यानी कि वैल्यू अपन हीट ऑफ फॉर्मेशन है वह हेस के नियम के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब कार्बन का ऑक्सीडेशन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो जो डेल्टा एच या उष्मा का जो उत्सर्जन होता है वह -393 किलो जूल होता है। तो यह रिएक्शन जो होती है दो पदों में संपन्न होती है, यानी CO2 का फॉर्मेशन जो होता है वह दो स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में इसका ऑक्सीडेशन होकर ये कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और सेकंड स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड का फिर से ऑक्सीडेशन होकर के ये CO2 के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर अपने को पता है कि जब कार्बन डायरेक्ट CO2 के अंदर कन्वर्ट होता है तो ऊष्मा में परिवर्तन 393 किलो जूल है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करके CO2 का फॉर्मेशन करते हैं तब ऊष्मा में परिवर्तन जो है -282 किलो जूल। अपने को ज्ञात करना है कि जब केवल कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो उसकी ऊष्मा में कितना परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर अपन लेते हैं कि समीकरण अपने 1 और 2 हैं, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 दोनों में देखा अपन ने तो इसको x मान लेते हैं कि जब कार्बन का ऑक्सीडेशन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण होता है तो उसमें x किलो जूल ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है जो भी है। तो x - 282 बराबर -393। तो यानी कि समीकरण जो दो स्टेप वाले समीकरण है उन दोनों को जोड़ के फाइनल समीकरण के बराबर करने पर उसमें जो वैल्यू आती है वह होती है x की वैल्यू अपने पास -110 किलो जूल, यानी कि कार्बन का ऑक्सीडेशन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने में 110 किलो जूल ऊष्मा उत्सर्जित होती है। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि कार्बन के दहन द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने में 110 किलो जूल ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ ट्रांजिशन, यानी कि संक्रमण की ऊष्मा का गणना करना। संक्रमण यानी कि किसी एक अपर रूप का दूसरे अपर रूप में चेंज होना ही क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। या एक अपर रूप के दूसरे अपर रूप में चेंज होने पर जितनी ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है वह उसकी संक्रमण की ऊष्मा कहलाती है। तो एलिमेंट्स लाइक कार्बन एंड सल्फर एग्जिट इन डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म में, यानी कार्बन और सल्फर अलग अलग एलोट्रोपिक या अपर रूप की फॉर्म में रहते हैं। द चेंज ऑफ वन फॉर्म टू द अदर इन्वॉल्व ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एंड इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, यानी कि जब एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में चेंज होती है या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि एक अपर रूप से दूसरे अपर रूप में चेंज होता है तो उसमें ऊष्मा की बहुत स्मॉल अमाउंट शामिल होती है और यह बहुत ही धीमी प्रोसेस होती है। तो हेंस द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ द हीट चेंज फॉर सच ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी डिफ़िकल्ट, दीज आर कैलकुलेटेड बाय द हेस लॉ। तो ऐसा जो परिवर्तन होता है यानी कि ऐसा जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वह अपन उसको कैलकुलेट करना या उसकी ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है उसको मापना संभव नहीं होता एक्सपेरिमेंटल। तो इसको अपन हेस के नियम की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मोनोक्लिनिक सल्फर है या एकंताक सल्फर है, जब उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वह सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और 300 किलो जूल ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जब ऑर्थोरोम्बिक या विषमलंबक सल्फर का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वह भी सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और उसमें जो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वह 297 किलो जूल होता है। तो इन दोनों ही एलोट्रोपिक फॉर्म में यानी मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक दोनों में ही जो ऊष्मा का परिवर्तन है यानी कि इनके बीच में या एक अपर रूप से दूसरे अपर रूप में चेंज होते हैं। तो या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि 1 मोल विषमलंबाक्ष गंधक को जब 1 मोल एकंताक्ष गंधक में परिवर्तित करने पर जो ऊष्मा का मान होता है वह 2.5 किलो जूल ऊष्मा उत्सर्जित होती है। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं इसके एक रूप को दूसरे रूप में चेंज करने पर 2.5 किलो जूल ऊष्मा का उत्सर्जन होता या अवशोषण होता है
विषम लंबाक्ष से जब एकंताक्ष में जाते हैं तो इतनी ऊष्मा का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है, इसी प्रकार अगर अपन कार्बन का लेना चाहें तो कार्बन के जो अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो अगर हीरे का ऑक्सीडेशन करवाकर CO2 का निर्माण करें या ग्रेफाइट का ऑक्सीडेशन करवा करके CO2 का फॉर्मेशन करते हैं तो दोनों समीकरण, जो हीरे से ऑक्सीडेशन से CO2 का फॉर्मेशन उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन, और ग्रेफाइट के ऑक्सीडेशन से CO2 का फॉर्मेशन और उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन, तो दोनों जो समीकरण है फर्स्ट और सेकंड, जब दोनों को ही अपन घटाते हैं, एक में से दो को घटाते हैं, तो जो उस संक्रमण की ऊष्मा ज्ञात होती है। तो हीरा जब ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है तो 1.88 किलो जूल ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी इतनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि जलयोजन ऊष्मा का परिकलन। तो द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि जलयोजन ऊष्मा या फिर अपन यूँ कह सकते हैं हाइड्रोजन की जो प्रक्रम है वह ऊष्माक्षेपी प्रकृति का होता है। तो द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रस साल्ट रीचेज अप टू इट्स फाइनल हाइड्रेटेड स्टेट, यानी कि 1 मोल या अमाउंट, जब जितनी अमाउंट यानी कि 1 मोल हाइड्रेशन करते हैं अपन तो कितनी उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रक्रम में उत्सर्जित ऊष्मा को लवण की जलयोजन ऊष्मा कहते हैं। तो अगर किसी निर्जल लवण के 1 मोल को उसकी अंतिम जलयोजन स्थिति में लाने पर जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है वह उसकी जलयोजन ऊष्मा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कॉपर सल्फेट है, जब सॉलिड कॉपर सल्फेट की अपन 800 H2O मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं या 800 मोल H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जितनी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, फिर इसी को अगर अपन 795 मोल H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जितनी ऊष्मा अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है, तो इन दोनों रिएक्शन से अपन कॉपर सल्फेट की या हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का ऊष्मा ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण सेकंड या सबस्ट्रेटिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट में से सेकंड को घटाते हैं और घटाने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है वह होती है -78.21 किलो जूल। तो यानी कि कॉपर सल्फेट से CuSO4 5H2O बनने पर जलयोजन ऊष्मा का मान -78.21 किलो जूल होता